बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 6.1 के हवाले से कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पॉइंट्स में से पास आउट करती है, इसके साथ साथ उसका सेंटर एक लाइन के ऊपर लाई करता है, कभी उसमें रेडियस भी दिया हुआ था, इस तरह की कंडीशन पढ़ी। हम ये पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखते हुए उसके साथ वर्ड आ जाए रेडियस का, तो हम उसके लिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अदरवाइज अगर रेडियस का वर्ड ना आए तो हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि हमें दोनों में तीन ही कांस्टेंट, अगर स्टैंडर्ड है तो ए एच के और रेडियस आर, अगर उसकी जनरल फॉर्म है तो उसमें हमने जी एच और इसके अलावा जी एफ और सी, ये तीनों को फाइंड आउट किया। अब दोनों में तीन तीन कांस्टेंट थे। मैंने आपको बताया कि दोनों ही यूज़ हो सकती है, लेकिन देखो आपको मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जिसमें रेडियस का नाम आया, मैंने रेडियस वाली फॉर्म यूज़ की, वो आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन अगर उसके लिए जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। हमें यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द, ये क्वेश्चन नंबर 4 6.1 का डी पार्ट है। हम इस डी पार्ट को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा ये कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया, इसकी लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है सॉल्व करते हुए, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करेंगे, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम इसके बीच में ना रहे। आपको याद होगा, मैं स्टार्ट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमें पता है कि सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर किसी भी पॉइंट तक, अगर मैं पॉइंट ए तक करूं, पॉइंट बी तक करूं, वो डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस आर होगा। कल हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे रेडियल जो होता है, रेडियल सेगमेंट या रेडियस परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वहां पे हमें टेंजेंसी पॉइंट पे एक पॉइंट दिया था, तो हमें आसानी से परपेंडिकुलर का नाम यूज करके स्लोप निकाल ली थी, इजीली आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे हमें कोई पॉइंट भी नहीं दिया गया, ये नहीं कहा गया कि ये लाइन किसी खास पॉइंट पे टेंजेंट है। जैसे 6.1 का क्वेश्चन 9, लास्ट क्वेश्चन जो है 6.1 का, उसमें साथ उसने दे दिया गया कि लाइन अगर टेंजेंट है तो किसी पॉइंट के ऊपर है, इसमें नहीं दिया गया कि ये किसी खास पॉइंट के ऊपर है। लेकिन अगर ये टेंजेंट लाइन है तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इसका सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस आर होगा। एक लाइन अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करके गुजर रही है तो इसका मीन ये है कि बेटा उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस आर के इक्वल होगा। तो इसी कंडीशन को अगर मैं कहता हूं कि सेंटर का इससे डिस्टेंस रेडियस आर है, तो बेटा डिस्टेंस कैसे निकालें? डिस्टेंस निकालने के लिए हमने दो तरह की कंडीशन पढ़ी। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, सेंटर का पता है, इधर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं पता, इतना फिर हमें पता है कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हो x1 y1, इसका कहा जाए एक लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, अमूमन हम उसको शॉर्टकट शॉर्टेस्ट पाथ नोट करते हैं, जिसको फिजिक्स में आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो। लेकिन हम यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्कस करते हैं कि किसी पॉइंट से लाइन तक का सबसे शॉर्ट तरीन डिस्टेंस जो होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस d क्या होगा, हम क्या लिखते थे, a एज इट इज x की जगह पे यहाँ पे पॉइंट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है। इस x की जगह पे x1 प्लस b, y का कोफिशिएंट y1 x की जगह पे पॉइंट की वैल्यू, y की जगह पे भी पॉइंट की वैल्यू, प्लस c एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है बेटा, किसी पॉइंट से लेकर, देखो ये सेंटर एक पॉइंट है और ये टेंजेंट एक लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 x की जगह पे -t प्लस 3 y की जगह पे -f, -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मीन ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमें बता वी नो, हम क्या जानते हैं कि विद सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ। अगर आपको सेंटर जी कोमा एफ नजर आए, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। लास्ट एक की तरह बेटा, मीन जो हमने पीछे लेक्चर पढ़ चुके हैं, अगर हमें वो बहुत अच्छी तरह से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4, इनको इकट्ठा करके प्रैक्टिस करनी है ताकि बेटा ये आपको आसानी से समझ आते जाए। मैंने कहा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास जो जनरल फॉर्म में, हमने जनरल का यूज तभी किया, यहाँ पे रेडियस का वर्ड क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा था, ठीक हो गया। अब हम 3 कांस्टेंट निकालेंगे, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की। अब देखें हमें कहा जा रहा है कि ये सर्कल 2 पॉइंट से गुजर रहा है, ए और बी। क्वेश्चन 3 क्या था, सर्कल पासिस थ्रू 3 पॉइंट ए बी एंड सी। उन 3 पॉइंट से 3 इक्वेशन बनती थी, उन 3 इक्वेशन से 3 कांस्टेंट निकल आते थे। अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं तो बेटा ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन अगर हम इन पॉइंट्स को पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 ही आएगा। जब हमें तीनों कांस्टेंट मिल जाते हैं तब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप उस इक्वेशन में पुट करके देखिएगा, आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। लेकिन हमने ये चैप्टर 4 से पढ़ा कि अगर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाइज करता है, उस पॉइंट को जब लाइन में पुट किया जाएगा तो उसकी लेफ्ट राइट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मीन इक्वल टू 0 मूवमेंट बनता है। हम लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन नंबर 1, ये दिस सर्कल पासिस थ्रू, कहां से पास आउट करता है, ए एंड बी। सो पहले नंबर पे पहला पॉइंट क्या है, a इंटू 1,4। जब a इंटू 1,4 मीन पुट कर लो x की जगह पे 1, y की जगह पे 4 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप लोग पुट करोगे देखो आपको क्या फॉर्म मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y का स्क्वायर आपको क्या वैल्यू देगा, इस इक्वेशन में हर बार पुट करना है। जब y का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 2g इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 2f y की जगह पे 4 प्लस c इज इक्वल टू, मीन आपको इक्वेशन क्या मिली, 2g प्लस का 8f 16 प्लस 1 17 प्लस का c इज इक्वल टू 0। पिछले लेक्चर्स की तरह बेटा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिया, एट b इंटू -1,8 के ऊपर पुट कर लो, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे -1 पुट कर लो और y की जगह पे क्या पुट कर लो 8। -1 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2g प्लस का 16f प्लस 65 प्लस का c इज इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, दोनों में कांस्टेंट का कोफिशिएंट 1 है, बाकी जो मर्जी है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक होगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बड़ा एक्सप्लेन किया था। अब 2 इक्वेशन से तो 2 कांस्टेंट आ सकते हैं, कोई से 2। थर्ड के लिए क्या करें, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे टोटल वर्किंग करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लेता हूँ तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, नाउ सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मैं कहता हूँ दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2g प्लस 8f प्लस 17 प्लस का c इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपको क्या इक्वेशन नजर आ रही है, -2g प्लस 16f प्लस 65 प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इतना पता है जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। 2 + 2 4g, 8 - 16 माइनस का 8f, 17 - 65 माइनस का 48, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब अगर देखा जाए 4 के टेबल में 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 4 × 12 = 48। इसका मीन इसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है। जब हम 4 कॉमन करेंगे तो बाकी हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन हमारे पास आएगी g माइनस का 2f माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। मीन यहाँ से हम लिख सकते हैं कि g माइनस 2f माइनस 12 इज इक्वल टू, ये समझे 4 डिवाइड हुआ 0 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि g की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल सकती है, जो किसकी इक्वल होगी, 2f प्लस का 12। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में 2 कांस्टेंट बच गए, लेकिन हमने ये पढ़ा कि हमें मिनिमम एटलीस्ट 3 इक्वेशन लाजमी रिक्वायर्ड होंगी। उन 3 इक्वेशन का देखो कौन कौन सी, इसमें भी तीनों वैल्यू हैं g, f और c, इक्वेशन 2 में भी तीनों वैल्यू हैं। ये तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हासिल किया गया। अब थर्ड इक्वेशन कहाँ से लेके आए जिसका यूज करके हमें 3 कांस्टेंट मिले। अब उसके लिए जरा देखो हम क्या लिखेंगे कि ये जो टेंजेंट लाइन है, सिंस डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस r। इतना हम जानते हैं कि अगर एक लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस r के इक्वल होगा। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर एक टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट के ऊपर है तो बेटा हमने पढ़ा था उस पॉइंट को हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। तो बेटा परपेंडिकुलर लेने के बाद हमने स्लोप का प्रोडक्ट करके आंसर निकाला था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ये लाइन टेंजेंट है तो बेटा इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस r के इक्वल होगा। रेडियस r भी हमें यहाँ पे नहीं दिया। अब दोनों के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस लाइन, हम क्या करेंगे, इस सेंटर की वैल्यू को इस लाइन में पुट करते जाएंगे। किस तरह से पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इस फॉर्मूले के मुताबिक देखो a की जगह पे क्या है, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू x की जगह पे क्या होगा, माइनस का g प्लस 3 इंटू माइनस का f। देख लो वैल्यू पुट करते जाओ बस, प्लस कांस्टेंट c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। y के कोफिशिएंट का स्क्वायर देख लो क्या होगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। यहाँ पे तो रेडियस की डायरेक्ट वैल्यू नहीं थी, तो फिर क्या रूल यूज किया जाए कि हमारे पास रेडियस आ जाए। देखो क्या सेंटर से a तक का डिस्टेंस, सेंटर से b तक, हम दोनों के हवाले से ये कह सकते हैं कि सेंटर से a तक डिस्टेंस कर लो या b। a छोटी वैल्यू है, मैं a तक कर लेता हूँ। हमें पता है सेंटर से लेकर a पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है, रेडियस r है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट में, इसके लिए क्या था, सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस, पॉइंट लाइन का यूज करके डिस्टेंस निकाला। इसके मुताबिक हमें पॉइंट्स का डिस्टेंस चाहिए था,
तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मीन 1 प्लस जी का स्क्वायर, सेकंड पे 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट लाइन अगर रेडियस की इक्वल आती है, रेडियस कैसे निकालेंगे उसकी कंडीशन देख लो, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, जबकि सेंटर से लाइन तक, सेंटर पॉइंट है, लाइन एक लाइन है, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हमने पढ़ लिया हो कि हम किस तरह से एक पॉइंट से लेकर एक लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा ये तीसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, इसमें भी देखो जी और एफ ही नजर आ रहा है, इसमें भी जी और एफ ही नजर आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जी और एफ की वैल्यू आएगी, उस जी और एफ को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, कांस्टेंट सी आ जाएगा। जब तीनों आ जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। यहां से देखो हम क्या करेंगे, तीनों में से माइनस क्या हो जाएगा कॉमन, जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो हमें बता एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को क्या कर देती है, जी प्लस 3f प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 10 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 प्लस जी स्क्वायर 1 प्लस एफ का स्क्वायर। इस पे हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखें इक्वेशन तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगी जब तक इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, इसको खत्म करने के साथ साथ अगर हम इक्वेशन 3 से यहां से जी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें पता है इसकी कंडीशन आसान बन जाएगी। लेकिन देखें पहले नंबर पे हम क्या करेंगे कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लेगी, ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। जी स्टूडेंट, जब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो बेटा पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस हमने क्या किया, पॉइंट को लाइन में पुट कर लिया। सेकंड, 2 पॉइंट का डिस्टेंस ए से सी, ए के पॉइंट थोड़ा स्मॉलर है, बी के थोड़ा ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस जी एंड 4 प्लस एफ का स्क्वायर। तो हम यहाँ से देखें डिस्टेंस के लिए हमें पता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को प्लस बना देती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा जी प्लस 3f प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 इंटू, हमें बताया कि हम यहाँ पे g की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 2f प्लस 12, इसी वजह से g को एज इट इज रहने दो, 1 प्लस जी, f का स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो। हम इसमें क्या कर लेंगे, g की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट तरफ g प्लस 3f प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस जी स्क्वायर इंटू 4 प्लस एफ का स्क्वायर। अब हम g की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर लेते हैं, फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर लो वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g किसकी इक्वल आ रही है 2f प्लस का 13। जब यहाँ पे हम 2f प्लस 13 पुट करेंगे, देखो g की जगह पे 2f प्लस 13 प्लस 3f प्लस 2f प्लस 12 प्लस 3f प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी, जी की जगह पे यहाँ पे भी क्या होगा 1 प्लस 2f प्लस 12 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस एफ होल का स्क्वायर। बस इसके स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है और कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वैल्यू पुट करते हुए ख्याल रखिएगा ताकि गलती के चांसेस कम हो। इन दोनों को प्लस करोगे 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5f प्लस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12 13 प्लस 2f या 2f प्लस 13 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू
बी। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लो। जब यहाँ पे ए का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एफ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब आप बी का स्क्वायर ओपन करोगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 2 ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर 4f स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 प्लस 2ab 2 इंटू 2f इंटू 13 प्लस 16 प्लस f स्क्वायर 2 4 था प्लस 8f। इसको मैनेज करते जाओ। अब हमें यहाँ से जो नज़र आ रहा है कि 25 के टेबल में ये सारी वैल्यूज आ रही है 25f स्क्वायर प्लस 225 प्लस 2 5 था 10 10 15 दा आपके पास कितना हो जाएगा 150f इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4f स्क्वायर प्लस 1f स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 5f का स्क्वायर। इसके बाद 169 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा 169 और 170 170 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 185 प्लस 4 टू द 8 2 टू द 4 4 13 दा कितना हो जाएगा 50 2f प्लस 8f। इसको मल्टीप्लाई करते जाओ सिंप्लीफाई करते जाओ 25f स्क्वायर प्लस 225f प्लस का 150f इज इक्वल टू 50f का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 185। 10 को 185 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा 1850 प्लस 52 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपके पास कितना आ जाएगा 520f प्लस का 80f। इसको शिफ्ट कर लो 25 स्मॉलर है 50 ग्रेटर है। इसको दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 50f का स्क्वायर प्लस 1850 प्लस इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये क्या होगा 600f। ऐसे ही ना बेटा 520 प्लस 80 इज इक्वल टू ये जो वैल्यू दूसरी तरफ प्लस है ये सारी की सारी माइनस हो जाएगी। क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 25f स्क्वायर माइनस 225 माइनस का 150f। तो आप माइनस करो 50 माइनस 25 तो 25f का स्क्वायर 600 माइनस 150 तो ये टोटल कितना बन जाएगा प्लस का 450f। नेक्स्ट 1850 माइनस 225 1850 माइनस 225 तो आपके पास इसका टोटल आंसर क्या आएगा 1625 इज इक्वल टू 0। और देखो सबको 2 के 25 के लिए देखो ये 25 पे डिवाइड हो रहा है 450 को 25 पे डिवाइड करो। जब 450 को आप 25 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा प्लस का 18f। 1625 को करो 1625 को जब आप 25 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 65 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन f है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी f का स्क्वायर प्लस 13f प्लस 5f प्लस 65 इज इक्वल टू 25 उधर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। दोनों से f कॉमन करो तो f प्लस 13 नेक्स्ट 2 में से 5 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा f प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो f प्लस 13 आएगा f प्लस 5 आएगा। तो यहाँ से दो आंसर आ गए f के। f का आंसर है माइनस 13 और f का आंसर क्या आ गया माइनस का 5। अब देखो अगर मैं f की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी हासिल होगी g की। f भी आ गया g भी आ गया। जब f और g दोनों को इकट्ठा करके इक्वेशन 2 या 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से कांस्टेंट c हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे
पुट f इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। फर्स्ट एक वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, सेकंड आप लोग खुद देखिएगा। फर्स्ट नंबर पे मैं कह देता हूँ कि व्हेन, जब हमारे पास f -13 के इक्वल था, तो मैं जब -13 यहाँ पे पुट करूँगा तो g इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू -13 प्लस 12। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से g की वैल्यू आपके पास हासिल होगी। ये दोनों पॉइंट्स पे सॉल्व करना है, एक मैंने करना है, एक आप लोग खुद देख लीजिएगा। 2 13 दा 26 माइनस का है, -26 प्लस 12 करेंगे तो क्या होगा आपके पास, माइनस का 14। अब देखें आपके पास g और f दोनों आ गए। अभी मैंने सिर्फ किस पे सॉल्व किया है, 13 पे। आपने सेम वर्क -5 के ऊपर भी करना है, उसमें 5 टू द 10 आ जाएगा, 12 माइनस 10 तो इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 2। इन दोनों को चाहे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लूँ चाहे 2 में, कांस्टेंट c थर्ड वैल्यू आ जाएगी। मैं कहता हूँ ऐसा कर लो, पुटिंग g, f इन इक्वेशन नंबर, पुट g, f इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमें क्या हासिल होगी, 2g, तो 2 इंटू -14 प्लस 8 इंटू एफ की वैल्यू क्या आ रही है, -14। नेक्स्ट क्या आ रहा है, +17 प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा कैलकुलेटर पे एज इट इज लिखो। किस तरह से, 2 ब्रैकेट में माइनस का 14, नेक्स्ट क्या होगा, +8 ब्रैकेट में माइनस का 14, नेक्स्ट क्या होगा, प्लस का 17। टोटल आंसर आपके पास क्या आ गया, -123 प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से थर्ड वैल्यू हमें c की मिली 123। एंड पे क्या करेंगे, पुट GFC इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होगी, फाइंड आउट होगी। जब पुट करेंगे क्या आएगा, देखो x² y², 2 इंटू g, 2 इंटू f प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे ये छोटा छोटा लिख के कर देता हूँ, आप नेक्स्ट खुद कीजिएगा। मीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, x का स्क्वायर प्लस y² प्लस 2g इंटू x प्लस 2f इंटू वाई प्लस c। मीन g की जगह पे क्या होगा, 2gx 2fy प्लस c की जगह पे क्या होगा, 123 इज इक्वल टू 0। मीन आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल हासिल हुई, x² y² 28x 26y प्लस का 123 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको हासिल होगी। अपना आंसर भी चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर किस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। दोनों आंसर को चेक करना है। f की वैल्यू एक आ रही है -13, जब -13 पुट करेंगे तो g की वैल्यू आएगी -14। देखो -13 और -14, इन दोनों को आप जब यहाँ पे पुट करोगे, 2 इंटू -14 2g प्लस 8 इंटू f की जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ पे -13 प्लस का 17 प्लस c इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा आपके पास, 2 ब्रैकेट में -14 प्लस 8 ब्रैकेट में -13 और नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास होगी प्लस का 17। तो टोटल आपके पास कितना होगा, -115। ये -115 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +115। आपके पास ये क्या होगा, टोटल आंसर आ जाएगा। अभी एक पॉइंट पे चेक किया, इसी तरह से आप क्या करोगे, दूसरे पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू को चेक करोगे। मीन आप जब f की वैल्यू -5 पुट करोगे, g की वैल्यू 12 आएगी। इस f और g को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो वहां से कांस्टेंट c की वैल्यू, इन तीनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वहां से हासिल हो जाएगी। अगेन हमें कहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जो इन दो पॉइंट से पास आउट करती है एंड टेंजेंट टू द लाइन, इस लाइन के ऊपर टेंजेंट है। हमने कहा था जब सर्कल रेडियस ना दिया हो तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल यही यूज करते हैं।
अगर ये सर्कल 2 पॉइंट से पास आउट करता है, पॉइंट ए पे भी पुट करेंगे, पॉइंट बी पे भी। जब हमने 2 पॉइंट पुट किए तो 2 इक्वेशन हासिल हुई, उन दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो वहां से हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब इस जी की वैल्यू को हमने तो यही 2 इक्वेशन सॉल्व की थी, थर्ड इक्वेशन है नहीं, तो थर्ड आंसर कैसे निकालें। फिर थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या कहते हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है, हमेशा टेंजेंट लाइन का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस आर। अगर ये रेडियस आर होता है तो सेंटर से मीन पॉइंट से लाइन तक का हमने डिस्टेंस लिया, सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस आर। जब हमने इसको सॉल्व किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने के बाद देखो हमें यहाँ पे वैल्यू जी और एफ दोनों नजर आ रहे हैं, ए बी सी होल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं जी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लूँ, 2f प्लस का 12, 2f प्लस 12 प्लस 3f प्लस 3, यहाँ पे भी जी की जगह पे 2f प्लस 12, इस पे देखो जब इकट्ठे होंगे 2 प्लस 3 5, 12 प्लस 3 15, 1 प्लस 12 13 प्लस 2f, मीन सिर्फ 2 वैल्यू का स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, इस पे भी स्क्वायर का फॉर्मूला ये एग्जैक्टली पहले ही ओपन फॉर्म में है। इसके लिए 25 के लिए हमने देखा 2 5 था 10, 10 15 था 150, इसको ओपन करने के बाद सम अप किया, फिर 10 को सबके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। हमने देखा इधर 50x स्क्वायर था, इधर 25, स्मॉलर इक्वेशन को दूसरी तरफ जाके प्लस थे माइनस हो गए सारे के सारे। जब हमने माइनस किया तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस क्वाड्रेटिक में सब में 25 कॉमन था। जब हमने 25 कॉमन लिया तो सिंपल क्वाड्रेटिक आ गई जिसके फैक्टर इजीली पॉसिबल थे। वहां से हमें f के 2 आंसर हासिल हुए, -13 और -5, दोनों पे लादा से सॉल्व करना है। मैंने अभी पहले को सॉल्व किया कि जब f की वैल्यू थी -13 तो g की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -14। इन दोनों को जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में, 1 में पुट किया तो कांस्टेंट c आया। इन तीनों को जब इकट्ठा करके गिवन इक्वेशन जो लेट की थी उसमें पुट किया तो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बनी। इसी तरह से आप -5 पुट करके भी दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपने नोट किया कि यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की वजह से आंसर सी का गलत आ रहा था, तो इसी वजह से इसकी कैलकुलेशन अच्छी तरह से कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे। सेकंड पॉइंट के लिए आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।